नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। फटाफट शेयर कर दीजिए। और ये सेशन आपका जो साइंस का चल रहा है उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट आज कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। वैसे कोशिका के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें कि पादप होते हैं और जंतु होते हैं, है ना। तो दोनों हमने बता दिया है कल आपको। कल पहला क्लास जिन्होंने देखा होगा उसके लिए बहुत ही बेटर होगा। तो आप लोग देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है सारे क्लासेस आप देखा करिए, जिससे कि आपको यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए फोकस करके बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ से यूपी टेट और सुपर टेट हम इस क्लास को एक बायो का अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, उसमें भी ऐड कर देंगे इसको, क्योंकि सारे बायो का एक जगह मिल जाएगा आपको और फिजिक्स का एक जगह मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और यहाँ तो रहेगा ही रहेगा थर्ड सेमेस्टर का। तो थर्ड सेमेस्टर एसएसटी और साइंस और आपके जो कॉलेज मैथ ये कंप्लीट हो जाएंगे जैसे बायो कंप्लीट होगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में आकर रिवाइज करते रहिए। और रह गया सेकंड सेमेस्टर की बात, तो सेकंड सेमेस्टर मैथ कंप्लीट कर दिए, जैसे कंप्लीट होगा वैसे हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के सारे क्लास। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर मैथ कंप्लीट हुए हैं, लेकिन फिर से हम उसको पढ़ाएंगे दोबारा। तो आप लोग बने रहिए और सारे क्लास फॉलो करिए कि जब भी एग्जाम हो तब भी, चाहे जब हो एग्जाम, हम तैयार रहें हमेशा, जिससे कि हमारा जो समय की बर्बादी वो कम हो, समय की बर्बादी न हो पाए। और आज सुपर टेट की क्लास नहीं आए थे सुबह, क्योंकि हम थोड़ा सा कल रात कहीं बाहर थे, बाद में आए और लेट हो गया, इस वजह से तो हमने नहीं बनाया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला क्लास आप रिवाइज करिए और कल का वेट करिए, कल से डेली रेगुलर हो जाएगा। और आप लोग एक काम नहीं करते मित्र, देखिए आपके लिए मेहनत किया जाता है, तो सिर्फ आप एक काम किया करिए, सिर्फ अपने मित्र, आस पड़ोस, भैया बहनी, जितने लोग हैं, फूफा फूफी, सबको जोड़िए, जिससे कि रीच बढ़े। असल में जिसके पास वीडियो जाना चाहिए वह यहाँ तक पहुँच पाए। हमारे कहना का मतलब यह है, आप उनको बस सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, चाहे जो भी मिल जाए आपसे, जिससे कि चैनल का रीच बढ़ेगा। तो असल में जिसको ज़रूरत होगा, जिनकी आवश्यकता होगी डीएलएड के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, तो ज़रूर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप रीच बढ़ाइए, जिससे कि वो लोग फोकस करके आ सकें। सब्सक्राइब करवाइए, जितने लोग आपसे मिल रहे हैं, जितने लोग से आप भेंट भाट कर रहे हैं, जितने लोग से आप मिलजुल रहे हैं, वो लोग आएंगे, है ना। बस सब्सक्राइब करवा कर उनसे छोड़ दीजिए, चाहे जो हो घर में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यह हमारा पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। हम हर एक के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, फिर कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, फिर इसके बाद केंद्रक किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गोल्गी काय किसे कहते हैं, लाइसोसोम किसे कहते हैं, सब कुछ। जो कि लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो सारी चीज़ें, राइबोसोम, लाइसोसोम, हर एक चीज़ हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले यह देख लीजिए फिगर, यह पादप कोशिका का फिगर है, यह हमारा जंतु कोशिका का फिगर है। एक बात जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है अभ्यर्थियों में, एक बात याद रखेंगे, जो आपका यह पादप कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जाती है, क्योंकि यह चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे डबल आवरण है, ये डबल आवरण है, ये डबल आवरण। तो यही एक कोशिका झिल्ली है, जिसमें कि सब कुछ जो हमारा अंदर का मटेरियल है सब कुछ पैकेज होता है उसमें। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए डबल आवरण है, यह वाला पूरा का पूरा ये कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली के अंतर्गत आता है। जो इसके अंदर वाला पार्ट है पूरा का पूरा कोशिका झिल्ली में पैक होता है, इस तरह समझिए। तो कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। भाई सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, लेकिन सेल वॉल केवल और केवल इसमें होता है, याद रखेंगे। सेल वॉल केवल और केवल पादप कोशिका में होता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको क्रिएट हो जाता है, तो याद रखेंगे आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेल वॉल केवल और केवल इसमें होता है। जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे, सारे वीडियो आप रिवाइज करिए। अब यह नहीं, हम इस तरह नहीं पढ़ाते हैं कभी कि आप केवल डीएलएड को फोकस करके पढ़ाएं। हाँ, यह है कि डीएलएड के हर एक मटेरियल को हम इतना ज़्यादा गहनता से पढ़ा देते हैं कि आपका यूपी टेट भी उसमें से आएगा। तो यूपी टेट का सेपरेट सारे लेक्चर हमने दे दिए हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमारा फोकस है इतना कि जो बच्चा यह पढ़ रहा है कम से कम वो यूपी टेट के लिए भी ऑलरेडी तैयार हो रहा है, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। इस तरह हम पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा आप बस गौर करके पढ़िए। देखिए ये हमारा क्या है, वैक्यूल है। पहले हम इसके बारे में देखेंगे, इस फिगर को, फिर इस फिगर को, फिर डिटेल से देखेंगे। यह वैक्यूल है, वैक्यूल है। यह सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन हमने बताया, यही सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हमने क्या बताया भाई, कोशिका झिल्ली दोनों में होगा। ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, देखिए यहाँ पे लिखा गया सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाला, यह पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन है, यह पूरा का पूरा, इसे सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो कि दोनों में होता है। दोनों कंपेयर कराते हैं। यह सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति। इसके बाद यहाँ पे देखिए यह लाइसोसोम है, जो हम कहते हैं ना, लाइसोसोम जो होता है हमारा कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है ना, जो सुसाइडल बॉक्स के नाम से जानते हैं इसको। तो यह चीज़ है, इसमें भी होगा लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम देखिए यहाँ पर है, यह चीज़, यह लाइसोसोम है,
यह जो कि खराब मटेरियल होते हैं, जो कि एक तरह से जिनका यूज नहीं होता है ना, वो इधर उधर भटकेंगे तो और को भी खराब करेंगे पूरे शरीर में। इस वजह से वो आकर यहाँ पर अपना जान दे देते हैं, यानी कि उनका विघटन हो जाता है एक तरह से, उसको बाद में किसी भी माध्यम से निकाल दिया जाता है बाहर शरीर के। इसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट है, हम बताएंगे अभी आपको। लवक 3 प्रकार के होता है, जिसे प्लास्टिड बोलते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, फिर अवर्णिक लवक जो कि रंगहीन होते हैं जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है, एक होता है वर्णिक लवक जो कि रंगीन होते हैं जिसे क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। तो तीनों के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। बस अब देख लीजिए, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि रंगीन यानी कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है पत्तियों को क्लोरोफिल के कारण, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा क्या न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड्स, याद रखें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस, याद रखें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस या फिर कह लीजिए केंद्रिका, केंद्र के अंदर केंद्रिका, इस तरह से ये पूरा पूरा केंद्र के अंदर केंद्रिका। अब ये जो देख रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा मैनेज करिएगा फिगर को, है ना। ये देख रहे हैं ऊपर जो ये बना हुआ है, इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इस बात का देखना, इसमें भी देखिए यही चीज है, या ऊपर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं राइबोसोम्स, इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अंदर वाले को राइबोसोम्स, इस बात को याद रखना। इसके बाद देखना मित्र, यहाँ पर आपका जो यह चीज है, ये देख रहे हैं, यह इसे बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस, और जो नीचे एक बिंदी दिख रहा है छोटा छोटा होगा इसी के पार्ट, जिसे बोलते हैं गोल्जी वेहिकल्स, है ना। इसके बाद देखना, यह चीज देख रहे हैं, यह वाला, यह और यह जो बना हुआ है, यह दोनों में होगा। और देखिए इसमें भी है यह वाला लंबा सा, इसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे बोलते हैं हम लोग एक तरह से ऊर्जा का घर, आपको पता होना चाहिए। तो यह चीज आप देख रहे हैं, ये देखिए लाइसोसोम हो गया, गोल्जी ऑपरेटस यहाँ पर है, इसका राइबोसोम्स यहाँ पर है, इसका देखिए यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसका है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके बाद सेल वाल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन यह वाला मैंने बताया। इसके बाद वैक्यूल्स, देखिए इसमें वैक्यूल पूछा जाता है, वैक्यूल्स किसमें बड़ा होता है? तो इसको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है ना, इस वजह से इसका वैक्यूल्स बड़ा होता है, समझ गए? इस तरह से याद रखना, इसका वैक्यूल्स बड़ा होगा, लेकिन इसका वैक्यूल्स देखिए कितना छोटा है, यह वाला, यह वैक्यूल्स है, यह वैक्यूल्स है, वैकल्स जिसे बोला जाता है, बहुत छोटा होता है, इस बात का रखना। अब हम आते हैं डिटेल में बात करते हैं, इस फिगर को आप ड्रॉ करेंगे, हमने तो रफ बनाया है, अच्छा लगे तो धन्यवाद दीजिएगा, अन्यथा के कंडीशन में एक बारी से आप अपने सुविधा के अनुसार अच्छे से बनाएंगे। जो चीज़ें हमने दर्शाया है सिर्फ यही चीज़ें आती हैं जो बता दिया गया, इतने में से ही आती हैं प्रश्न में, और इससे बाहर कभी प्रश्न नहीं बनता है सेल से। तो सेल का एक कल वाला वीडियो था, एक आज वाला वीडियो है। आज हमने बताया था कल आपको कि सेल जो कोशिका होती है 2 प्रकार की होती है, कोशिका कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा है, ये सब कल डिस्कस कर लिए हैं। तो जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक आपका प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में भी 2 प्रकार की, पादप और जंतु, तो इसके दोनों के विषय में हम चर्चा करेंगे। अब हर एक टॉपिक को जो हमने समझाया आपको कहाँ पे है, दर्शाया गया है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिए सबसे पहले कोशिका भित्ति, अब आप लोग जो बनाए हैं फिगर उसको देखिए कहाँ पे है कोशिका भित्ति फटाफट। अब सेल वॉल, कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। यह सेलुलोज का बना होता है, यह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, इस बात को याद रखना है। यह कोशिका को निश्चित आकार देता है, इसका कार्य क्या होता है? यह कोशिका को निश्चित आकार देता है, बस इतनी बातें याद रखनी है। यह सेलुलोज का बना होता है, यह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और यह कोशिका को निश्चित आकार देता है। जैसे पेड़ का पौधा है, पेड़ है तो पेड़ में जो देखते हैं ब्लैक ब्लैक लगा रहता है, उसको छीलते हैं तो फिर उसके बाद अगर ब्लेड मारेंगे तो हल्का हल्का पानी की तरह निकलने लगता है। तो उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके सेल कोशिका झिल्ली को यह सेल वॉल होता है। देखते हैं कोनो गाय भी गया उसमें रगड़ने लगा, अपना पीठ खजवाने लगा, मतलब कुछ भी हो तो उसमें उसको चोट ना पहुंचे, इस वजह से बाहर से सेल वॉल, एक तरह से उसका सेल जो है बाहर से और मोटा कर दिया जाता है, जिससे उसको चोट ना लग सके, है ना। होता है ना, कितने बच्चे गांव में होते हैं कि भैया अब पेड़ को ही बना लो स्टैंप, चलो खेलते हैं, तो इस तरह होता है। लिप्टस का पेड़ होगा तो उसको चोट से बचाने के लिए एक तरह से सेल वॉल भगवान ने उसे में बना दिया है, जिससे कि चाहे जितना मार पीट लो इसका सेल वॉल इसे संभाल लेगा। इसके बाद दूसरा आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही जीव द्रव का नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य याद रखना है, जीव द्रव्य इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य और कोशिका झिल्ली तीनों एक होते हैं, जो कि दोनों में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। जो फिगर बनाए हैं उस फिगर में देखिए। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, यह किस प्रकार का होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, मतलब अंदर से बाहर तक बिल्कुल झलकेगा, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है पूरा का पूरा, जो कि इनको आपस में लड़ने नहीं देता है, इनको आपस में लड़ने नहीं देता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है, समझे कि नहीं। कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये किसकी बनी होती है? इसका 2 परत होते हैं, जो बाहर का परत होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और जो अंदर का परत होता है वो फास्फोलिपिड्स का बना होता है। किसका बना होता है? फास्फोलिपिड्स का बना होता है, इस बात को याद रखना है। अब कोशिका से बाहर, मतलब इसका कार्य क्या होता है? कह लीजिए कोशिका से बाहर से अंदर की ओर अगर कोई पदार्थ आता है तो उसका चयन करता है, आखिर यह सच में शरीर को जरूरत है कि नहीं जरूरत है।
अगर नहीं जरूरत है तो नहीं एंट्री देगा, अगर जरूरत है सच में तो ये चयन करके उसको अंदर लेके चला आता है कोशिका झिल्ली कि हाँ सच में इसकी जरूरत है, तो इतना काम इसका हो गया। अब आते हैं केंद्रक के ऊपर। केंद्रक यह भी दोनों में होता है, यह बात याद रखेंगे, चाहे वह पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों में होता है केंद्रक। हमने बताया भी ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड्स यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, इस बात को याद रखना। इसमें केंद्रक बीच में होता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में साइड में होता है, इस बात को याद रख लेना, ये भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो न्यूक्लियस हो गया। अब केंद्रक क्या होता है? केंद्रक तो दोनों में पाया जाता है, हमें बता दिया। इसे किसने खोजा था? सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बनेगा तो बता देंगे रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा था, है ना। इसमें डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, गुणसूत्र हो गया, ये सब पाए जाते हैं। कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बताएंगे हम आपको। जैसे आरएनए कई प्रकार के होते हैं, है ना, टीआरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए, फिर इसके बाद आरएनए, आरआरएनए, इस प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। लिपोसाइट्स वगैरह हम बताएंगे कल इसके बारे में। जो गुणसूत्र होता है उसके बारे में जेनेटिक्स डिजीज वगैरह या फिर जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको देखा जाता है। जैसे डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, ये सब के बारे में कल हम जिक्र करेंगे अच्छे से। इसमें डबल हेलिकल और सिंगल हेलिकल फिगर वगैरह बनाना पड़ेगा, तो बोर्ड अभी डिजिटल तो है नहीं, तो खैर हम इस चीज़ को बस आपके सामने एक ही फिगर दर्शा सकते हैं। अब आपके ऊपर है कितना आप शेयर करते हैं, कितनी मदद करते हैं सर के लिए कि आपकी फैमिली बड़ी हो सके। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक में आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है, ठीक है ना। ये कोशिका की गति को तय करते हैं, गतिविधि को तय करते हैं। कोशिका की गति को, गतिविधि को, या फिर कह लीजिए संचालित करने का जो काम होता है, गतिविधियां जितने भी होती हैं अंदर। भाई केंद्रिक का मतलब क्या? एक तरह से जो हमारे दिमाग का जो न्यूरॉन्स है वह सारे सिस्टम को चलाता है। उसी प्रकार से सेम यह केंद्रक जो है सारे सिस्टम को चलाता है। जो कहता है, जो चीजें करनी होती हैं वह इससे पूछ कर किया जाता है, जो भी सेल करते हैं। जैसे हमारा अभी हमने बताया कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यह क्या करता है? कोशिका के से बाहर कोई मान लीजिए कोई चीज़ हमको अंदर ले जाना है, कोई पदार्थ अंदर ले जाना है, तो वह कोशिका झिल्ली जो है इससे पूछ कर ले जाती है। यह कहता है हाँ, तो उसको इंडिकेट करता है, तो वह सारी चीज़ें वो लाके अंदर छोड़ देता है। जो खराब होता है उसको जाने देता है, उसको नहीं पकड़ता है, इस प्रकार से। तो केंद्रक में आरएनए, डीएनए, उसके बाद गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये कोशिका की गतिविधि को मैनेज करता है। इसमें 4 प्रकार के केंद्रक होते हैं, नाम सुनिएगा, सबका पूछा जाता है। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन, सब इसी में होते हैं। छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा, ये हमारा क्या है? ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, पूरा का पूरा केंद्रक है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका, अब ये साइड देख रहे हैं, केंद्रिका कला के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें चारों के चारों पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रक में 4 प्रकार के केंद्रक, है ना। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, इसके बाद केंद्रिका और क्रोमेटिन, इस बात को याद रखना। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखने, इसका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है और इसका माइटोकॉन्ड्रिया यह दोनों प्रकार से हो सकता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने गोल, मतलब एक तरह से चपटे आकार का है। इसे बोला जाता है कि कह लीजिए कि पैराबोलिक आकार का, है ना, ये देख लीजिए। और इसमें भी एक तरह से कह लीजिए डंडे के आकार का, स्टिक के आकार का, गोले के आकार का भी होता है। तो दोनों हो सकता है। आपसे अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बताइए, तो कहेंगे कि जंतु कोशिका में स्टिक और सर्कल दोनों हो सकता है, और इसमें केवल और केवल हमारा एक तरह से पैराबोलिक होता है, इस बात को याद रखना है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने रखा था? नाम इसका कौन बताया था? तो बता देंगे 1880 में जो कोलिकर, क्या नाम था? कोलिकर ने खोजा था। कोलिकर साहब ने खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को 1880 में, ठीक है। ये दोनों में होता है, चाहे आपका पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। अच्छा, इसका नाम किसने दिया था? बता देंगे सी बेंडा नाम के थे। सी बेंडा ने इनका नाम दिया था। कब दिया था भाई? 1898 में। 1898 में इसका नामकरण किया गया था, यानी कि सच में इसका नाम रखा गया था। जैसे कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन खोजा था, है ना, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था। हाँ, यह प्रोटॉन है जो गोल्डस्टीन ने खोज कर गए हैं, जो गोल्डस्टीन खोज के गए हैं। इसी प्रकार से 1880 में जो एक कोलिकर नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोनों में, है ना, इसमें भी इसमें भी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सच में जो नाम दिया सी बेंडा 1898 में इन्होंने नाम दिया। इसके बाद आते हैं भैया, यह किस लिए बना, किसका बना होता है? तो बताएंगे ये दोहरी झिल्ली से बनी होती है, पूरा घिरी होती है दोहरी झिल्ली से, डबल झिल्ली होती है। इसमें एक उभरा हुआ पार्ट होता है। जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसे पूछ लिया जाता है क्या कहते हैं? इसे उभरा हुआ पार्ट जो होता है ना, ये उभरा हुआ पार्ट, इसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी, लिख लीजिए, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं जो उभरा हुआ पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, उसे क्रिस्टी कहा जाता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्रिस्टी किसे कहते हैं? तो बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे नाम दे देगा, तो कंफ्यूज कर देगा आपको, तो बता देंगे क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ ऊर्जा के रूपों में, जैसे ऊर्जा का जो रूप होता है वो एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
है। इस रूप में क्या होता है, वह संचारित होता है, उत्पन्न होता है, एटीपी के रूप में निर्मित करता है ऊर्जा को। और भोजन, जैसे कि भोजन का ऑक्सीकरण भी यही करता है। इस बात को याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। बस माइटोकॉन्ड्रिया से इतना बहुत है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद आते हैं लवक। लवक को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड याद रखना, प्लास्टिड में देखिए यह भी लवक ही है, यह क्लोरोप्लास्ट है। अब प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात तो याद रखेंगे दोनों में पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। भाई इनको हरे रंग की जरूरत है ना, इनको अलग अलग रंग की जरूरत है। जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, देखेंगे अब नीला फ्लावर हो जाता है, उसका ब्राउन हो जाता है, तो वो प्लास्टिड्स के कारण ही होता है। इसमें क्या करेगा प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड नहीं होता जंतु कोशिका में, केवल और केवल प्लास्टिड इसमें होता है। तो दो बात की कंफ्यूजन आप दूर करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले कोशिका भित्ति तो केवल इसमें पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। इसी प्रकार से आ जाएंगे लवक। अरे भैया लवक किसके लिए जरूरत होगा, कलर किसके लिए जरूरत होगा। अब हमारा कलर तो भैया कलिए की मेलेनिन के कारण होता है, मेलेनिन के कारण होता है, चमड़े का कलर होता है। तो हम लोग के कलर जो डिसाइड करता है वह कोई लवक नहीं होता है, कोई प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक, कोई फ्लेवर नहीं होता है। इस प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें बहुत प्रकार के पेड़ पौधे, अधिकतर पेड़ पौधे हरे पाए जाते हैं, तो वह क्लोरोप्लास्ट के कारण पाए जाते हैं, जो कि एक तरह से लवक का पहला पार्ट है, जिसे बोलते हैं हरित लवक। तो हम बताते हैं आपको, बस याद रखना है कि इसमें लवक पाए जाते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड से कहते हैं। अब प्लास्टिड का काम क्या होता है तो बताएंगे, 3 प्रकार के होते हैं पहले तो। अब प्लास्टिड का अलग अलग काम, अब प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरित लवक, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं, क्लोरोफिल इसमें होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर, मतलब एक तरह से ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है पत्तियों को, तो वह क्या कहलाता है भैया, हरित लवक कहलाएगा। हरित लवक के कारण पत्तियां ग्रीन होती हैं, इस बात को याद रखना। अगर बोला जाए अवर्णिक लवक, दूसरा अवर्णिक लवक जिसे बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। भी हमने देखा क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, अब आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णिक लवक। जो अवर्णिक लवक होता है यह बिल्कुल रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। अब बोलेंगे सर इसमें बिना रंगीन अगर नहीं है तो इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों आ जाएगा, नहीं, केवल इसमें। अब इसमें जहां पर रंग नहीं होता वह कौन सा भाग है, जिसे सर हम बोलते हैं अवर्णिक लवक। जैसे कि जड़ हो गया जो जमीन के नीचे है, जिसे हम बोलते हैं कि मॉडिफाइड स्टेम हो गया। मॉडिफाइड स्टेम मतलब जड़ जो हो गया, जड़ के ऊपर वाली भूमिगत जड़ से बोलते हैं, जिसे बोला जाता है मॉडिफाइड स्टेम। जैसे अदरक हो गया, अदरक नहीं, आलू हो गया, आपका प्याज हो गया, या मॉडिफाइड स्टेम है सब, है ना। स्टेम मतलब कि तना के जो भाग हैं, मतलब जड़, ना ही जड़ है ना ही तना है, इस दोनों के बीच वाले भाग है ना, मॉडिफाइड स्टेम जिसे बोला जाता है, जो कि जमीन के अंदर होते हैं, है ना। इस चीज़ के जैसे प्याज देखते हैं, सागा वाला प्याज हो गया, तो ये सब अंदर, लहसुन हो गया, तो इनके जड़ नहीं, इसे जड़ नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं भूमिगत तना। इस तरह याद रखना है हमें। तो उस में इनका यूज होता है जो अवर्णिक लवक होते हैं, जिसमें रंग नहीं होता है, ल्यूकोप्लास्ट से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वर्णिक लवक। वर्णिक लवक जो होते हैं इसे बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। तो याद रखेंगे क्रम से, क्लोरोप्लास्ट रंगीन मतलब ग्रीन कलर का प्रोवाइड करना, अवर्णिक लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट जो कि बिना रंगीन के, जैसे जड़ हो गया और मॉडिफाइड तना हो गया। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णिक लवक यानी कि यह रंगीन लवक होते हैं। अब देखना इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं ऐसे, जिनके फ्लावर देखते हैं सफ़ेद होता है, लिली का फूल देखे होंगे, और गुड़हल का फूल देखे होंगे लाल, और जो कनेल का फूल होता है वो पीला होता है। तो ये अलग अलग रंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वर्णिक लवक होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि फ्लावर को, जो पत्तियों को अलग अलग रंग प्रोवाइड करता है, लाल, पीला, नारंगी, इस तरह के। तो याद रखेंगे वर्णिक लवक। वर्णिक नाम से ही फेमस है, वर्णिक मतलब वर्णिक करना, वर्णन करना, और अवर्णिक मतलब कि कोई रंग नहीं, इस तरह बता देंगे। और हरित मतलब कि हरा रंग। तो तीनों अपने आप में नाम प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको। तो तीनों का नाम इंग्लिश में भी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक, अवर्णिक और वर्णिक लवक। बस अब आ जाते हैं गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय कहाँ पे है, पहले सबसे पहली बात है गोल्जी कॉय कहाँ पे भैया, यहाँ पर एक गोल्जी कॉय है, देख रहे हैं ना, लंबे लंबे स्टिक की तरह होते हैं, गोल्जी कॉय है। इसमें गोल्जी ऑपरेटस भी होता है और नीचे होता है गोल्जी वेसल्स। इन दोनों को याद रखेंगे। अब गोल्जी कॉय का यूज क्या है, पहले सबसे पहले इसको किसने खोजा था बताएंगे, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। नाम से पता चल रहा है कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। यह दोनों में होता है। दूसरी बात, यह दोनों में होता है। इसे डिटेक्टियोसोम, क्या बोलते हैं, डिटेक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नाम दूसरा जो है उसको याद रख लेना है। बस इतनी बातें। अच्छा, ये काम क्या करता है बताएंगे, ये कोशिका झिल्ली और सेल प्लेट का निर्माण करता है। जो कोशिका झिल्ली हो गए ना, ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, इसमें भी है। तो कोशिका झिल्ली और सेल प्लेट का, हर एक सेल की प्लेट का निर्माण करता है। तो बस इसका काम क्या होता है गोल्जी कॉय का, सेल के प्लेट को निर्माण करना और कोशिका झिल्ली को निर्माण करना, सुरक्षित रखना, बस इसका काम यही होता है। अब आ जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पे भैया, आप देखो राइबोसोम कहाँ पे है,
राइबोसोम देखिए यहाँ पर है, ये देख रहे हैं राइबोसोम, और राइबोसोम इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, ये सारे यहीं पर है, सारे के सारे राइबोसोम्स, यहाँ पर राइबोसोम्स है। इस पूरे में जीवद्रव्य भरा हुआ है, इसे बोलते हैं जीवद्रव्य। जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसे जीवद्रव्य बोलेंगे। ये जीवद्रव्य भरा है, जिसके कारण ये आपस में लड़ते नहीं है। जैसे होता है ना, एक झोले में लोटा ले लीजिए, थरिया ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, फिर दौड़िए तो खनखन 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 खन बाजेगा, पता चल जाएगा हाँ झुंझुनवा वाला जा रहा है बेचते हुए, है ना। देखते हैं ना कबाड़ी वाला जब जाता है तो कबाड़ा पूरा बचता हुआ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है ना। लेकिन इसमें नहीं बचता है भाई, इसमें बजेगा तो सब आपस में लड़ जाएंगे, यहाँ रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अपने जगह ही होते हैं लोग, क्योंकि उसमें एक तरह से जीवद्रव्य भर दिया जाता है। हमने बताया जीवद्रव्य, आपको पढ़ा दिया, तो यह भर दिया जाता है, जिसके कारण वो आपस में एक जगह एग्जिस्ट होते हैं, इधर उधर नहीं हिलते हैं। अब राइबोसोम क्या होता है, हमने दिखा दिया एग्जिस्टेंस इनका। कहाँ पे भैया राइबोसोम, यह वाला देख रहे हैं ना, और यहाँ पर यह वाला, यह राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम किसे कहते हैं? राइबोसोम का मतलब ये जंतु कोशिका में सिर्फ होता है। राइबोसोम्स दोनों में होते हैं ना, बताओ भाई, राइबोसोम्स किस में होते हैं? इसमें राइबोसोम्स की बात किया गया, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, इस बात का राइबोसोम जो होता है दोनों में होता है। और इसे किसने खोजा था, बता देंगे, डे ड्यूए ने खोजा था। डे ड्यूए नाम था इनका, लिख देते हैं, डे ड्यूए ने इसे खोजा था राइबोसोम्स को, इस बात को याद रखना है आपको। अब देखिए राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, सबसे पहले बताइए राइबोसोम किसका बना होता है? यह सूक्ष्म व इकहरी झिल्ली होता है, एक तरह से इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक आकृति होता है। इसका काम क्या होता है? इसमें बहुत सी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जो सच में हमें जरूरत नहीं होता है, जो मान लीजिए कि बहुत सारे सेल हैं पुराने हो गए, उनका मृत्यु होने वाला है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है शरीर में, तो क्या करेंगे, इसमें भटकेंगे और दूसरे सेल को भी खराब करेंगे। इससे अच्छा एक वह एक तरह से जान दे देते हैं अपना, आके एक तरह से मर जाते हैं आखिर कहाँ पर, लाइसोसोम में। इस वजह से लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम है भाई। एक मिनट, हमने राइबोसोम बता दिया क्या? एक मिनट रुकिएगा। लाइसोसोम है भाई, लाइसोसोम केवल और केवल इसमें पाया जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम केवल और इसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में। तो हम केवल लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। लाइसोसोम एक जंतु कोशिका में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। सिर्फ इतना याद रखना है राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, बस। अब आगे आ जाते हैं, लाइसोसोम केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसको किसने खोजा था? डे ड्यूए नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। ये एक तरह से सूक्ष्म और इकहरी झिल्ली होती है, ठीक है, इकहरी झिल्ली से घिरी हुई एक आकृति होती है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? मतलब जो सेल खराब हो चुके हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, है ना, जो हमारे और सेल को खराब करना चाहते हैं या फिर खराब कर देते हैं, तो उसको पकड़ता है, उसको पकड़कर इसमें लाकर ढकेल देता है ना, वो इसमें आके गिर जाते हैं, और इससे बोला जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, है ना, आत्महत्या की थैली, या फिर क्या कहा जाता है भैया, यह सुसाइडल बॉक्स है, जो कि सारे के सारे जो डेड कोशिका होते हैं उसे मार देता है या फिर खत्म कर देता है। डेड कोशिका घूमेंगे इधर उधर तो और भी खराब करेंगे, इस वजह से इसको एक जगह खत्म कर दो, लाकर जला दो, लाकर एक जगह से निकाल दो बाहर, यह होता है। तो याद रखेंगे, जिससे कि और कोशिका सुरक्षित रहे। अब आते हैं नेक्स्ट में, एक मिनट रुकना। फिर से कंफ्यूज मत होना भाई आप लोग, लाइसोसोम की बात किए हैं हम, लाइसोसोम केवल और केवल जंतु कोशिका में। लाइसोसोम, क्योंकि भाई सेल की कहाँ जरूरत पड़ेगी, इसी जगह ना, इसमें कहाँ पे सेल, इसमें सेल होते हैं, लेकिन जो डेड सेल होते हैं इसमें एक तरह से डेड सेल की बात ही नहीं, जिक्र नहीं होती, इसमें डेड सेल की बात होती है। डेड सेल जो खराब सेल हो जाते हैं, वो अपना आकर आत्महत्या कैसे आत्मदाह कर लेते हैं लाइसोसोम में, इस वजह से बोला जाता है सुसाइडल बॉक्स। अब राइबोसोम, कंफ्यूजन नहीं होंगे भाई, फिर से एक बार बता देते हैं, राइबोसोम दोनों में, लाइसोसोम इसमें, तो तीन बातें होती हैं। जैसे राइबोसोम की बात कर लेते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं, जो हमने दिखाया आपको, राइबोसोम यह है, इसमें राइबोसोम यह है ना, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज डे ड्यूए ने किया था, और राइबोसोम की खोज पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। यह एक तरह से राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए नामक अम्ल से बना होता है। राइबोसोम आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है, याद रखेंगे। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, और लाइसोसोम को सुसाइडल बॉक्स कहा जाता है ना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्यों? क्योंकि इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, इस तरह से याद रख लेना। अब हमने पढ़ लिया लाइसोसोम, जो केवल और केवल जंतु कोशिका में, राइबोसोम दोनों में। अब आ जाता है सेंट्रोसोम, तीनों को याद रखेंगे। सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारक का है, तो यह जंतु कोशिका में भी केवल और केवल पाया जाता है, जिसे बोबेरी नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। बोबेरी नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायक होता है। जो कोशिका विभाजन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सहायक ही होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? हमारे
लीवर में, और सबसे कम कहाँ पे होता है? हमारे सर में, मस्तिष्क में। इस बात को याद रखना है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये कोशिका विभाजन में एक तरह से समय तुर्क तंतु बनाता है, बनाने का कार्य करता है, बस ये याद रखना है। अब इसके बाद आ जाते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में कल जिक्र करेंगे। डीएनए, आरएनए और आपके जो गुणसूत्र है, जो आनुवांशिकी, उससे रिलेटेड सारी बात हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बातें कर लेते हैं। जो गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र 1882 में वेल्थर फ्लेमिंग, कौन? वेल्थर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। इस बात को याद रखेंगे। यह डीएनए और हिस्टोन नामक, हिस्टोन जो हमारे शरीर के अंदर होता है, ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। हिस्टोन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी कि डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बनी हुई होती है हमारी गुणसूत्र। इस बात को याद रखेंगे भैया। इसके बाद इसमें क्या और क्या पूछेगा? जैसे पूछ लेगा भैया इसका रचना कैसा होता है? रचना कैसे होती है? तो बता देंगे धागे के आकार का, एक पतला धागे जैसी रचना होती है इसकी, संरचना पूरी की पूरी, है ना। तो कल हम इसको जिक्र करेंगे। बिल्कुल धागे जैसी होती है। एक बाल जो होता है उससे बहुत पतला होता है, बाल से भी पतला होता है। यह यूकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। फिर यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। इस बात को याद रखना है। बस इतनी बातें थी पूरी की पूरी। तो एक बार फिर से हम जिक्र कर लेते हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम और तारक काय। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में, राइबोसोम दोनों में, और तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में। इस बात को याद रखना है। कोशिका भित्ति केवल इसमें, और कोशिका झिल्ली दोनों में। इस बात को याद रखना है। सारी चीजें याद रखना है आपको। और इसके बाद और क्या डिफरेंट था? बस इतनी सारी चीज़ें थी जो आपको याद रखना है, इसे रिवाइज करना है। इसको हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का वाले प्लेलिस्ट में, साइंस वाले में भी जोड़ेंगे, और जो आपका अलग से एक बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है सिर्फ बायोलॉजी का, उसमें भी जिक्र करेंगे, ठीक है ना। उसमें भी जोड़ देंगे इसे, जिससे कि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट कभी दें तो वह आप पढ़ के जाए। और यूपी टेट के सारे क्लासेस कंप्लीट करा दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है उसे देखें। सुबह आज नहीं आया सुपर टेट का क्लास, लेकिन डेली आता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थे, हमने आपको बताया, कहीं बाहर गए थे। इसके बाद सुपर टेट के क्लास सुबह डेली 7 बजे आते हैं, तो उसको डेली रोज फॉलो करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और रिवाइज करिए भाई, अन्यथा के बैक के कंडीशन में हम आपका साथ नहीं देंगे। याद रखना, बैक ना लगवाने में साथ देंगे, न लगे। इतने सारे क्लास दे देते हैं, जो एडवाइस देते हैं उसके माध्यम से बस आप चलें। सारे क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगे अनेकों जगह। यह नहीं कि रिवाइज कर लेंगे तो सर हमारा घाटा हो जाएगा, समय बर्बादी। नहीं भाई, एक बार रिवाइज करें, दूसरी बार उसे थोड़ा सा स्पीड करके देखें, क्योंकि आपको उसमें एक तरह से ऑप्शन दिया है ना यूट्यूब में, उसे डबल स्पीड कर लें, 1.5 गुना स्पीड कर लें उसका। इस तरह देखें। धन्यवाद। और जो बच्चे मैथ सेकंड सेमेस्टर के हैं उनसे हम 3 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है। और अपना मैथ जो थर्ड सेमेस्टर का बच्चे हैं, इसमें बच्चे हैं, तो वह रिवाइज करें भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है इनसे, ठीक है। धन्यवाद।